नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश काडर के एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनका अब तक का करियर बहुत ही अपराइट और बहुत सधा हुआ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन की चुनौतियों से जूझकर वो जिस तरह देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा तक पहुँचे हैं वो एक मिसाल है। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ से उनका बड़ा गहरा स्नेह है, जिन्होंने अटूट और अथक परिश्रम करके अपने पुत्र को इस मकाम तक पहुँचाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। और कर्तव्य परायणता की उनकी मिसाल ये है कि जिस समय माँ अस्वस्थता के चलते इस संसार को अलविदा कह रही थी, तब वो महू में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में ऐसे उलझे थे, कुछ ऐसी चुनौतियां थीं कि वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने माँ को हृदय से प्रणाम करते हुए, उनके चरणों का स्पर्श करते हुए, बहुत भारी मन से, लेकिन शायद ये माँ ने ही उन्हें सिखाया था कि बेटा, जिस दायित्व को तुमने चुना है उसे कभी मत छोड़ना। उन्होंने उस दायित्व को नहीं छोड़ा और वो वहाँ डटे रहे। और बाद में वो माता जी के लास्ट राइट्स के लिए जो विधि विधान पूर्वक त्रयोदशी और तमाम संस्कार होते हैं उसके लिए पहुँचे। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस परंपरा के अधिकारी हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं 1995 बैच के अधिकारी जो वर्तमान में प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति उत्तर प्रदेश का दायित्व संभाल रहे हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भावुक कर देने वाली स्मृतियां भी हैं माता जी के साथ। तो मैं उसी सवाल के साथ आरंभ करता हूं कि लाल बर्रा मध्य प्रदेश के बालाघाट का एक बहुत प्राकृतिक सुरम्य स्थान है जहां आपका जन्म होता है और आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए और इसी से जुड़ी हुई माताजी और पिताजी की स्मृतियों के बारे में, माताजी के बारे में विशेषकर। जी। बालाघाट जिले में लालबर्रा तहसील है और उसी से थोड़ी दूर पर है बोरी गांव, जो जंगल की गोद में है। चारों तरफ खेत हैं और उन्हीं खेत खलिहानों के बीच में हमारा बचपन बीता। मिट्टी का घर और खपरेल का, और उसी तरीके से मिट्टी का स्कूल भी, जहां हम लोग जाते थे। बारिश के दिनों में पानी टपकता था, नीचे मिट्टी का फर्श हुआ करता था। और कुल मिलाकर के ये है कि न वहाँ तक पक्की सड़क थी, न वहाँ कोई बिजली का नामो निशान था। माँ अक्सर जो है सुबह उठाती थी, फिर खेतों में चले जाती थी। दिन भर उनको काम करना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था। शाम को लौटती थी। और ये भी होता था कि एक बार तो बहुत अकाल सूखा पड़ गया था और उस समय खेत में भी, क्योंकि वहाँ पर अमूमन ये होता है कि एक ही फसल होती है, चावल की, धान की, और बाकी जो है रबी की फसलें नहीं होती है। तो चूँकि बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, तो धान की फसल भी नहीं हुई। तो ऐसे समय में हम लोगों को जो राशन की दुकानें होती है उस समय फ्री राशन, फिर उसमें भी ज्वार और गेहूँ ये देने के लिए सरकार ने योजना चलाई थी। उसमें हम लोग राशन कार्ड लेकर के खड़े रहते थे, वो जो लेकर के आते थे उससे ही हम लोगों का फिर आगे काम चलता था। तो कुल मिलाकर के बचपन की तो बहुत सारी संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से गुजरने का एक लंबा वाकया है। एक बार तो ये भी हुआ कि हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो 4-5 बच्चे खेत में जा रहे थे। तो रास्ते में जो उधर घूमने वाले होते हैं फक्कड़, जो फ़कीर लोग, उनमें से एक ने मुझे पकड़ के पोटली में डाल दिया अपने, वो जो लटका के चलते हैं ना, और वो ले जाने वाले थे। अगर उनका ये प्रयास सफल हो जाता तो शायद मैं भी कहीं साधु वाधुओं के, है ना, डेरे में पाया जाता। लेकिन बच्चों ने शोरगुल मचाया और आसपास खेतों से लोग दौड़े चले आए और फिर उन्होंने छुड़ाया। तो नियति की कितनी चुनौतियों का सामना आपने किया। थोड़ी सी अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। पिताजी आपके क्या करते थे, क्या किसानी थे वो,
और काफ़ी क्योंकि माताजी का बहुत जिक्र हुआ आपसे बातचीत में, आपके इंटरव्यूज जी में भी। जी। पिताजी का उल्लेख कुछ कम हुआ, तो थोड़ा सा उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें। पिताजी हमारे 7वीं तक पढ़े थे। उसके बाद में उन जी दिनों चूंकि एक साक्षरता अभियान और शिक्षा का एक दौर, जब 1 नवंबर 1954 के बाद में मध्य प्रदेश नया बना, तो फिर भर्तियां निकली, तो जी उन्हें भी जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। वो बहुत दूर पदस्थ थे, बाद में फिर आकर के गांव के पास में ही पदस्थ हुए। जी और इस तरीके से जी हमारे घर में 9 भाई बहन हम लोग थे और बहुत ही कम जी खेती जी थी। जी तो ज़्यादातर ये होता था कि बहुत मतलब अभाव का वो रहता था। तब उन दिनों बहुत ही कम वेतन भी ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारियों बहुत का, कम ग्रामीण वेतन क्षेत्र होता में था। तो जी एक तरीके समझ लीजिए कि जी बहुत अल्प वेतन प्राप्त करते थे, जिसमें पूरा गुजारा जी भी महीने का नहीं हो पाता था जी और उसमें किसी तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते थे। और इसमें इतना बड़ा परिवार, तो स्वाभाविक तौर पर परिवार में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हमेशा बनी रहती थी। मेरे बनी पास में रहती जो थी। है, जी जी जी, बिल्कुल आपने स्कूल की ठीक मैं कहा। बात करूं तो मेरे पास जी में केवल एक सूती का मार्किन, जो लट्ठे का कपड़ा होता है, उसका भी हाफ जी शर्ट और हाफ पैंट, ये जी केवल होता था। ओहो और जब हम स्कूल से घर आते थे हम्म, तो वो कच्छा एक नाड़े वाला पहन के, जो लट्ठे का मार्किन का ही जी होता था, हाँ वो पहन करके अपने आप को औपचारिक वेशभूषा में मान जी, लिया जाता था कि हाँ, वो पहन के हम पूरा गांव घूम लेते वाह थे। वाह, केवल जब स्कूल जाते थे तभी हम जो है बिल्कुल ठीक स्कूल की कहा। ड्रेस पहनते थे, जो खाकी का हाफ पैंट हाँ हाँ और सफ़ेद हाफ जी शर्ट होती थी सूती की। वाह 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 वाह। ये बताइए कि माता जी के मन में जो आपके, मैंने इंटरव्यूज़ देखे कि लक्ष्मी देवी जी के मन में ये बात थी कि मैं अपने पुत्र को, और जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा परिवार था भाई बहनों का, तो उनके मन में सभी के प्रति ये धारणा रही होगी, लेकिन चूंकि आप बचपन से ही बहुत मेधावी रहे पढ़ने में, तो उन्होंने ये समझ लिया था कि मेरा ये पुत्र जो है ये लंबी रेस का घोड़ा है, और माताजी ने ध्यान आप पर केंद्रित किया। तो वो कब उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि मुकेश मेरा वो बेटा है जो पूरे कुल का नाम रोशन करेगा, और उन्होंने आप पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया? देखिए, माता जी तो निरक्षर थी, अनपढ़ थी, उन्होंने कभी स्कूल का जी मुंह नहीं देखा था। लेकिन वो अहमियत समझती थी कि भाई, अब जैसे गांव के 2-4 लोग जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख लिए थे, कोई 5वीं पढ़ लिया था तो कहीं ना कहीं उसको रेलवे में चाहे क्लास 4 की या कोई नौकरी मिल गई, कोई अगर हाई स्कूल पढ़ लिया था तो उसको भी कहीं पर क्लास 3 की नौकरी मिल गई। तो इस तरीके से जो लोग आगे गए, तो ये समझ में तो आ गया कि ये सब पढ़ने लिखने की वजह से ही होता है। तो उन्होंने, जी अगर हम लोग का तो ये होता था कि स्कूल पहली दफ़ा कोई घसीट के ले गया कि भाई ये यहाँ उधम काटता रहता है घर पे, इसको पकड़ करके दाखिला करा दो। और वहाँ पे जो हमारे हेडमास्टर थे, लंबी दाढ़ी वाले गुलाम मोहम्मद साहब, वो आकर के हमारा, है ना, दुलारते हुए हमारे पास आए, तो हम डर के मारे वहाँ से फिर से भाग गए। तो ये, लेकिन जी फिर घसीट के ले जाते थे, फिर आते थे। तो ये जो खींच करके लेके जाने का क्रम चलता था स्कूल में, फाइनली ये हुआ कि भैया बचा नहीं जा सकता है तो आपको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तो फिर हमने स्कूल में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना चालू किया। लेकिन कुछ टीचर्स हमारे बड़े अच्छे थे जो कहानियाँ भी सुनाते थे, और साथ ही साथ पढ़ाई को बोझ न बना करके, वो बात ज़रूर है कि थोड़ी भी गलती होती थी तो छड़ियाँ, मुर्गा, मार भी पड़ती थी, हाथ भी हमारे गर्म हो जाते थे, है ना। तो जी ये जी सारा जी कुछ चलता रहता था। जी लेकिन माँ को ये ज़रूर रहता था कि इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर पिताजी का कोई विशेष ध्यान नहीं होता था। तो हम लोगों के ऊपर, क्योंकि उनके अपने कुछ व्यसन होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ महुआ बहुतायत में प्रचलित है, तो स्वाभाविक तौर पे जी हाँ जी हाँ वो जो महुआ की जो मद्य है वो बहुतायत में उधर गांव में मिल जाता था। तो वो अक्सर कभी बहुत देर रात में आते थे, कभी नहीं आते थे। तो माँ को ही जो है पूरा
ध्यान रखना पड़ता था। फिर उनको लगा ध्यान रखना कि पड़ता था। ये जी कुछ फीस के लिए खास तौर पे कई बार दिक्कतें होती जी। थी, तो वो फिर अपना जोड़ा हुआ छिपाया हुआ पैसा फिर जो है निकाल करके दे देती ओहो, थी, और उसके लिए वो वाह, दूसरों के खेतों में भी काम बहुत करने अद्भुत। जाती थी। अब वो समय कब आया जब आपने बिना कोचिंग के अखिल भारतीय सेवा में जाने का आपने पहले तो आप आईआईटी रुड़की गए, मुझे लगता है आईआईटी में गए आप, और वहीं आपको प्रेरणा मिलती है। तो बिना कोचिंग के आपने इतना कठिन एग्ज़ाम निकाल लिया, कोचिंग न जाने की वजह क्या आर्थिक चुनौतियां ही रहीं? जी, पहले तो मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए एनआईटी गया था, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में ही है, और उसके बाद में फिर मास्टर ऑफ जी आर्किटेक्चर करने के लिए आईआईटी रुड़की में गया था। और वहाँ पर भी जी जो एक रहता है ना कि मुझे अपनी भाषा में प्रौद्योगिकी की थीसिस लिखनी चाहिए, तो जो डिसर्टेशन था वो मैंने जी हिंदी में लिखा था, और उसके लिए भी 3 माह वहाँ संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा अलाउ नहीं किया गया था कि हिंदी में कोई इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की थीसिस सबमिट करे। तो उनका यही कहना था कि भाई आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा सब कुछ इंग्लिश में होता है। जो ये मैनिट की बात है या रुड़की की बात आईआईटी है? रुड़की में फिर मैंने कहा कि नहीं, आपके जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश ओनली, तो मैंने कहा वो इंस्ट्रक्शन के लिए वेरी ट्रू, लेकिन जो थीसिस है वो मेरा एक्सप्रेशन है। सो कहीं ये नहीं लिखा है कि द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन विल आल्सो बी इंग्लिश ओनली। तो मैंने कहा इसलिए क्या मैं बात है, क्या अपनी बात है। बात अपने तरीके से कह रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत हो तो बताइए। फिर फाइनली अलाउ हुआ, उसमें चेंजेस किए उन्होंने, और उसको कहा कि ये दृष्टांत नहीं बनाया जाएगा, केवल एक्सक्लूसिव आपको हम अलाउ करते हैं। तो आपने कोचिंग नहीं ली? नहीं, मैंने किसी तरीके की कोचिंग नहीं ली। बस यह है कि पुस्तकें पढ़ने का मेरा एक शौक मैंने पाल लिया था। वो इस तरीके से पाला था कि मेरे पास गांव में कोई पैसे नहीं रहते थे और कुछ भी नहीं, न जेब खर्च न कुछ, तो मैं लालबर्रा में जो मेरे साथ के पढ़ने वाले बच्चे थे उनके घर जब कभी जाता था तो वहाँ देखता था उनके पास पराग, नंदन, चंपक, चंदा मामा ऐसी मैगजीन्स पड़ी रहती थी बच्चों की, और साथ ही साथ मैंने देखा गीता प्रेस की कुछ पुस्तकें पड़ी रहती थी, जैसे वीर बालक, सच्चे बालक, ये मैं मांग के ले आता था, पढ़ता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ये पढ़ने का शौक आगे बढ़ता चला गया। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में आता है, हम हिंदी पट्टी के लोग, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में तो फिर भी प्रयागराज विश्वविद्यालय और वाराणसी में मालवीय जी की स्मृति में बीएचयू, ऐसे कुछ बड़े मजबूत सेंटर रहे हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाई लिखाई की परंपरा को डेवलप किया। लेकिन मध्य प्रदेश में ये चुनौती रही, बिहार में भी ये चुनौती रही, राजस्थान में भी कह सकते हैं ये चुनौती रही कि हम लोग अंग्रेज़ी से बड़ा खौफ खाते हैं, और जब हम मेन स्ट्रीम में आते हैं, बड़े पदों पर आते हैं या बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तब ये भय हमारी पीठ पर और लद जाता है। आपने कैसे इस पर विजय प्राप्त की? क्योंकि आपकी ये बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, तर्क आपका कि इंस्ट्रक्शन का मीडियम इंग्लिश है। यानी आईआईटी में जो आपने कहा कि आपने लिखा है कि आप इंग्लिश में पढ़ाएंगे, मैं एक्सप्रेशन हिंदी में कर सकता हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे आगे बढ़े आप इसको लेकर? जी देखिए, मुख्य रूप से क्या होता है, भाषा तो संवाद का माध्यम है, और इसके लिए आप अपने विचारों को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, इसको हमेशा किसी भी देश में या किसी भी जगह पर, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये बैरियर भी ख़त्म होते जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे लोगों ने अगर एक भाषा पर, कोई भी भाषा उसकी मातृभाषा हो, उस पर आपको खूब रम करके उसके ऊपर अधिकार आपको हासिल करना चाहिए। फिर उसके समानांतर जितनी भाषाओं को आप सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कई नावों की सवारी करने के चक्कर में किसी भी एक भाषा में पारंगत नहीं हो पाते। यह बहुधा देखा गया है कि ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, ये भी करें, वो भी करें। इससे बेहतर है कि किसी एक को मजबूती के साथ में आप पकड़ें और फिर उसके पैरेलल
आप खड़ा करते हैं, क्योंकि आखिरकार आपको एक व्याकरण और एक शब्द भंडार इसकी आवश्यकता पड़ती है किसी दूसरे भाषा को जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति किस तरीके से करना है और अपने दर्शन को, अपने विचारों को कैसे आप बाहर निकाल पाएंगे, इसके लिए तो किसी एक भाषा का सहारा आपको अंततोगत्वा लेना ही पड़ता है। तो इसी दृष्टि से मैंने देखा कि आप साहित्य फिर पढ़ना चालू कर दीजिए। अब पहले हिंदी के साहित्य मैंने बहुत पढ़ा, फिर अंग्रेजी का साहित्य मैंने पढ़ना चालू किया, अंग्रेजी की जो फिल्में होती है उनको भी देखना चालू किया, उनके सीरियल्स देखने चालू किए। और फिर मैंने देखा कि जब आप लोगों के साथ में भी बातचीत करते जाते हैं तो ये धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे आप टूरिस्ट प्लेसेस में चले जाइए, ऐसे बच्चे मिलेंगे वहाँ पर सामान बेचते हुए जिन्होंने कभी फॉर्मल तौर पर फ्रेंच या अंग्रेजी की कोई स्कूलिंग नहीं की है, लेकिन फर्राटेदार तरीके से वहाँ पे गाइड के रूप में हो चाहे सामान बेचने वाले के रूप में हो, बेचते हैं। सही कहा आपने। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश आपने किया, परिवार नाम की संस्था में आपने प्रवेश किया, ये अरेंज मैरिज रही या ये आपकी पसंद से और आपकी जीवन संगिनी की पसंद से हुआ? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाली। ये जब मैं भोपाल में वहाँ MA तब था, पढ़ाता था, और मेरे पड़ोस में ही जो हमारे साथी प्राध्यापक थे, तो हम दोनों आपस में मिलते जुलते रहते थे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसी साल जो हमारी पत्नी है उनका IPS में सिलेक्शन हुआ। तो अरे और उन्हें फिर से रीअपियर होकर के सिविल सर्विस दी, और फिर अगले साल यानी मेरे 1995 पे था, उनका 1996 में फिर IAS मिला। तो जो मेरा साथी था इस समय डायरेक्टर है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में उत्तराखंड में, तो उसने कहा कि मेरी साली का भी सिलेक्शन हुआ है और इस तरीके से है, और तुम्हारा भी ऐसे सिलेक्शन हुआ है, तो अगर बात आगे बढ़ाई जाए तो बताओ क्या विचार है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नेक विचार है, हम मिल कर के फिर तय करेंगे। तो फिर हमारी जयपुर में मुलाकात हुई, और जयपुर में मुलाकात हुई, एक दूसरे के साथ बातचीत हुई, पसंद आए, क्योंकि उनका नेचर भी जो है बहुत ही साधारण ही है। यानी जो मेरी पत्नी है अनीता मेश्राम, इस समय एडिशनल सेक्रेटरी हैं फर्टिलाइजर भारत सरकार में, तो सहज सरल, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि नहीं, जैसा हम चाहते हैं उस तरीके का ये बिल्कुल सही, बहुत सुंदर है। ये बहुत दुर्लभ संयोग होते हैं ऐसे कि जहाँ जीवन संगिनी भी ऐसी, हालांकि ये दोनों का ही दायित्व है कि अगर नहीं भी है सोच तब भी ढल जाएं, लेकिन शुरू से ही आरंभ से एक जैसे हम कदम और हम विचार होना ये आसान नहीं। आपके बच्चों ने भी क्या अखिल भारतीय सेवा की राह चुनी या उन्होंने अपनी पसंद की राह? नहीं, हमने उनके ऊपर जोर दबाव नहीं डाला, उनको जरूर 2-3 बार सुझाव दिए कि इस सेवा में आने का प्रयास करो, लेकिन उनका ये मानना था कि आप दोनों के साथ रह के हमने अच्छी तरीके से सेवा और सेवा के जो जिसके लिए विशेष तौर पे बहुत सारे लोगों में आकर्षण रहता है कि भाई ओहदा, पावर है ना, आगे पीछे अर्दली संतरी, रुतबा का, ये सब की अब हमको ज़रूरत नहीं है, जो होना तो हो गया। अब हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने विचार के हिसाब से। तो एक तो इकोनॉमिस्ट है प्राइवेट सेक्टर में बेटी, और बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो दोनों जो है अब दोनों का इसमें विचार नहीं आने का, दोनों अपनी ही मन मर्जी से आगे जो करना है वो करेंगे। हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट देने का काम किया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंक्लूड करते हुए जानना चाहूँगा कि आप युवाओं से क्या कहेंगे जिनके मन में सपने तो बहुत हैं, और सपने उन युवाओं के मन में भी हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, और सपने उनके भी हैं जिनके पास संसाधन हैं। संसाधन उतनी बड़ी बाधा कभी नहीं बनते, ना हो संसाधन, जितना बड़ा मन का संसाधन जिसके पास है वही सबसे बड़ा संसार का धनी है।
आपकी कहानी भी यही बताती है कि संसाधन कभी आपके लक्ष्य को अचीव करने में बाधा नहीं बनते। तो आप युवाओं से क्या कहेंगे कि जब मन कमज़ोर हो, टूटे, परिवार की पृष्ठभूमि चिंता पैदा करे कि मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ, छोटे से गांव से हूँ, अंग्रेज़ी नहीं आती, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, इन सब के बीच में वो अपने को समेट कर कैसे आगे बढ़े? 2-3 चीज़ें उनको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो जहाँ चाह वहाँ राह। अगर मन से ठान लिया है तो जिसको कहते हैं कि ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो अपनी स्वयं की मदद करने के लिए आगे आता है। तीसरी बात यह है कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस समय जो इन्फॉर्मेशन हमारे ज़माने में तो उतनी नहीं थी, पुस्तकों से ही प्राप्त करनी होती थी, लेकिन इस समय जो डिजिटल एज है इसमें मोबाइल लोगों के हाथ में है और उस मोबाइल में अथाह ज्ञान भरा हुआ है, इन्फॉर्मेशन है वो। तो इन्फॉर्मेशन में से ज्ञान निकालना है हमको, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस सूचना तंत्र के दौर में जो दिमाग में है बहुत सारी सूचनाओं का डायरिया पैदा हो जाता है और उसमें ज्ञान छूट जाता है। ज्ञान जो है वो डाइजेस्ट करने लायक होता है, उसको केवल साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज भी वही चाहती है कि जितने ज़रूरत है और जो ज़रूरत है वही हम लोग अपने साथ में रखें। अन्यथा जो है फालतू की बहुत सारी चीज़ें वहाँ बिखरी रहती है, उसमें से ही सबसे पहले अपना एक संकल्प साधना पड़ेगा और उसमें से हमको अपनी स्क्रीनिंग अच्छी करनी पड़ेगी कि मुझे क्या जानकारी अपने तक रखनी है और किस जानकारी। एक है समय, समय जो है उतना ही है और उस समय को 24 घंटे ही होते हैं, वो संसाधन विहीन के पास, संसाधन युक्त के पास में। आप उस समय का अच्छा सदुपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, बस यही ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात, पहले तो ये होता था कि मिड लाइफ क्राइसिस हो रही साहब कि क्या करें क्या ना करें, ये समस्या वो समस्या बहुत ज़्यादा। अब जो है कहते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी चालू हो गई, क्योंकि जो नई नई जनरेशन है, मिलेनियल जनरेशन, जेन जी जनरेशन, ये तरह तरह की जो जनरेशन आ रही है ना, ये अपने लिए कई सारे डेफिनेशंस तैयार कर रही है और अपने जीने के तरीके भी तैयार कर रही है, और इस वजह से भयानक कंपटीशन के दौर में वो कहीं ना कहीं डीरेल होने की संभावनाएं, गुंजाइश भी जल्दी पाल लेते हैं। तो करना ये पड़ेगा उनको कि सबसे पहले तो योग या मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो उस समय मन को साधने की कोशिश करते हैं और ये आपको फोकस भी देता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, साथ ही साथ जो है दृष्टि भी आपकी पैदा करता है। आप ध्यान की किस पद्धति से जुड़े हैं? मैं सभी जगह गया हूँ। अगर मैं बताऊँ तो मैं ईशा योग का भी 5 दिन का कोर्स करने गया हूँ, सदगुरु जग्गी का, उनसे मेरी मुलाकात है बहुत अच्छी। मैंने श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग भी किया है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भी गया हूँ, मैं विपश्यना मेडिटेशन सेंटर से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं मतलब जितने भी पद्धतियाँ हैं। उसके बाद में मैंने अपनी पद्धति निकाली है और मुझे लगा कि आप प्रकृति के साथ जुड़ें। पहला काम, चिड़ियों को सुने, झरनों को, हवा को, ये जो प्रकृति का संगीत होता है वो अद्भुत होता है, और शास्त्रीय संगीत को सुने और उसके साथ ही साथ मेडिटेशन भी करें। तो मैंने देखा कि ब्रीदिंग पे जो आप देखते हैं वो एफर्टलेस है, आप सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस नासिका पे आपको अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके द्वारपाल की तरह बिठाना है और बस देखते रहना है, न सोचना है न कहीं कंसंट्रेट करना है। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप बहुत ही ऐसी गहन निद्रा के वशीभूत होने लगते हैं, या कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब आप ध्यानस्थ हो जाते हो। तो मैंने भावातीत ध्यान पे भी किया है, कई तरीके के किए, लेकिन जिसको जो अच्छा लगे और जिससे उसको सरल लगे वो करना चाहिए। वाह वाह। आगे क्या आप अपने जो काम है सामाजिक सरोकार के, उनको आगे बढ़ाएंगे? जैसा आपके गांव में आपने स्कूल खोला है, इंग्लिश मीडियम एक स्कूल है जहां बच्चियों को आप पढ़ाने की व्यवस्था है, 400 बच्चियों की संभवतः। जी हाँ, अभी 450 बच्चियां हैं। वो उनको हम, जो दूर से आने वाली बच्चियां, उनको साइकिल भी हम लोगों ने दी है ताकि उनको एक एम्पावरमेंट फील हो, और कोशिश करते हैं वो नवोदय में उनका सिलेक्शन हो जाए ताकि फिर उनका आगे बढ़ने करें। और हम लगातार
प्रयास यही करते हैं कि सभी लोग, चाहे वो गांव का हो, छोटे घर का हो, बस्ती का हो, अच्छे सपने देखें। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी कहा है, गीता में भी लिखा हुआ है, और कई जगहों पर ये कहा गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात की है, मन को आपको स्ट्रांग करना है तो द सीक्रेट के नाम से एक बुक लिखी है रोंडा बर्न ने। जी हाँ, और जी हाँ, हाँ, बर्न, उसके जी। अलावा एक और बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसमें लिखा हुआ है कि जी। जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो इसलिए सपने बहुत अच्छे बनाइए, सोचिए बहुत अच्छा। वो जो भाव आप लेंगे कि मैं ये बनूंगा, वो एनर्जी, आपका पोटेंशियल, आपका सेल्फ रियलाइजेशन, ऑटो सजेशन आपको उस स्वरूप में, मूर्त रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसलिए ये अपने आप में एक मैग्नेट और एक चुंबक बन जाता है। और लेकिन वो भाव सकारात्मकता के साथ होना चाहिए और अच्छे सोच के साथ होना चाहिए। मुझे, मेरी इच्छा नहीं हो रही है मैं फिर दोहराऊंगा कि ये कन्वर्सेशन मैं रोकूं, लेकिन समय की बाध्यता है, विवशता है। काफ़ी समय भी लिया हमने आपका। मैं बहुत आपको धन्यवाद करता हूं इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।